नमस्कार। प्रवास अक्षय न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। कभी भारत की कॉरपोरेट दुनिया में सफलता का प्रतीक कहे जाने वाले अनिल अंबानी आज उस दौर में खड़े हैं जहां उनका नाम किसी बिजनेस मॉडल से नहीं बल्कि जांच एजेंसियों की रिपोर्ट से जुड़ा दिखाई देता है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की ओर से अनिल अंबानी की 7500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्तियों की कुर्की की गई है, जिसमें मुंबई के पॉली हिल स्थित उनका घर और रिलायंस समूह की कई प्रतिष्ठित परिसंपत्तियां शामिल हैं। यह सिर्फ एक कारोबारी पर कार्रवाई नहीं है बल्कि भारत की आर्थिक जवाबदेही की दिशा में एक निर्णायक संदेश है। देखा जाए तो यह मामला सिर्फ एक उद्योगपति के पतन की कहानी नहीं बल्कि उस तंत्र की परीक्षा है जो यह दिखा रहा है कि धन और प्रभाव अब कानून से ऊपर नहीं है। ईडी की जांच के मुताबिक अनिल अंबानी समूह की कई कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस यानी आरकॉम, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर ने पिछले एक दशक में सरकारी और बैंकिंग संस्थानों से हजारों करोड़ रुपए जुटाए। आरोप है कि इनमें से बड़ी रकम समूह की अन्य कंपनियों या संबद्ध इकाइयों में स्थानांतरित की गई और कुछ धनराशि विदेशों में फर्जी कंपनियों के जरिए भेजी गई। ईडी ने यह भी दावा किया है कि एक कंपनी से लिए गए ऋण का उपयोग दूसरी कंपनी के ऋण चुकाने या म्यूचुअल फंड में निवेश करने में किया गया, जो सीधे तौर पर ऋण की शर्तों का उल्लंघन था। यह तथाकथित एवरग्रीनिंग मॉडल, जहां पुराने ऋण को नए ऋण से ढका जाता है, भारत की कॉर्पोरेट गवर्नेंस की सबसे पुरानी बीमारी रही है। हम आपको याद दिला दें कि अनिल अंबानी का उदय भारतीय उदारीकरण के स्वर्ण काल का प्रतीक था। उनके प्रोजेक्ट्स टेलीकॉम से लेकर बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर तक 90 के दशक की नई आर्थिक नीतियों के पोस्टर चाइल्ड थे। परंतु वही पूंजीवाद जो प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करने के लिए था, धीरे धीरे कॉरपोरेट कार्टेल में बदल गया। रिलायंस कम्युनिकेशन की गिरावट से शुरू हुआ वित्तीय संकट अब कानूनी संकट में तब्दील हो चुका है। पहले यह मामला बाजार की असफलता कहा जाता था, अब इसे वित्तीय अनियमितता और मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में देखा जा रहा है। जब किसी समय बैंकों ने 31,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इस समूह को ऋण स्वरूप दी थी, तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि 19,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि एनपीए बन जाएगी और उसके बाद जांच एजेंसियों को धन शोधन का पैटर्न मिलेगा। देखा जाए तो ईडी की ताजा कार्रवाई को महज एक उद्योगपति के खिलाफ कानूनी कदम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह भारत की आर्थिक पारदर्शिता के उस नए युग की घोषणा है जिसमें ब्रांड वैल्यूज से ज्यादा सत्यापन मूल्य मायने रखता है। हाल के वर्षों में प्रवर्तन एजेंसियों पर राजनीतिक पक्षधरता के आरोप लगते रहे हैं, परंतु जब ईडी जैसे संस्थान एक ऐसे उद्योगपति पर कार्रवाई करते हैं जो कभी भारत की कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा का चेहरा था, तो यह संकेत देता है कि आर्थिक अपराध की रेखा अब राजनीतिक समीकरणों से परे खींची जा रही है। अनिल अंबानी का मामला यह दिखाता है कि चाहे व्यक्ति कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, अगर उसने बैंकिंग व्यवस्था का दुरुपयोग किया तो जवाबदेही तय होगी। देखा जाए तो यह कार्रवाई उस दौर में हुई है जब भारत की आर्थिक व्यवस्था में जनता का भरोसा दो तरफा दबाव में है। एक और कारपोरेट घोटालों की गूंज, दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की विश्वसनीयता पर प्रश्न। ऐसे में जब ईडी सैकड़ों पन्नों की जांच रिपोर्ट के आधार पर ठोस संपत्ति कुर्क करती है, तो यह केवल कानूनी प्रक्रिया नहीं बल्कि जनता के विश्वास की पुनर्स्थापना है। हालांकि यह भी सच है कि कई मामलों में ईडी की जांच वर्षों तक अदालतों में उलझ जाती है और ठोस दंडात्मक परिणाम सामने नहीं आते। इसलिए यह आवश्यक है कि यह प्रक्रिया पारदर्शी, तेज और न्यायोचित रहे, क्योंकि यदि न्याय देर से मिलेगा तो संदेश खो जाएगा। अनिल अंबानी केस से निकले व्यापक सबक को देखें तो भारत के निजी क्षेत्र में ऋण प्राप्ति की प्रक्रिया और उससे जुड़ी जवाबदेही पर यह मामला बड़ा सवाल उठाता है। बैंकिंग सेक्टर में केवल क्रेडिट स्कोर नहीं बल्कि कंट्रोल स्कोर की भी निगरानी आवश्यक है। यानी पैसा कहां और कैसे जा रहा है, इसका ट्रैक पारदर्शी होना चाहिए। देखा जाए तो लंबे समय तक भारत में उद्योग और सत्ता के रिश्ते इतने गहरे रहे कि जवाबदेही धुंधली पड़ गई है। यह मामला यह संदेश देता है कि सत्ता से समीपता अब सुरक्षा कवच नहीं है। यदि ईडी जैसी संस्थाएं कठोर कार्रवाई करती हैं तो उन्हें उतनी ही पारदर्शिता से अपनी प्रक्रिया जनता के सामने रखनी चाहिए। किसी भी लोकतंत्र में भय नहीं बल्कि विश्वास आधारित जांच ही टिकाऊ होती है। देखा जाए तो अनिल अंबानी की कहानी एक व्यक्ति की असफलता भर नहीं है बल्कि उस प्रणाली का आईना है जिसने दशकों तक कर्ज के सहारे साम्राज्य खड़ा करने की अनुमति दी। अब जब वही व्यवस्था कठोर जांच के घेरे में है, तो यह न केवल एक उद्योगपति का पतन है बल्कि पूरे कॉर्पोरेट संस्कृति के आत्ममंथन का क्षण भी है। यह कार्रवाई आने वाले समय के लिए संकेत देती है कि भारत का आर्थिक नियमन अब कर्ज वितरण की जगह कर्ज अनुशासन पर आधारित होगा और जो भी व्यक्ति या संस्था सार्वजनिक धन का दुरुपयोग करेगी वह कानून की पकड़ से नहीं बच पाएगी, भले ही उसका नाम अनिल अंबानी क्यों ना हो। अनिल अंबानी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई एक ऐतिहासिक मोड़ भी है,
क्योंकि यह केवल एक नाम पर नहीं बल्कि उस सोच पर प्रहार है जो मानती थी कि प्रभावशाली लोग जवाबदेही से मुक्त हैं। भारत के आर्थिक इतिहास में यह दिन इसलिए याद किया जाएगा क्योंकि इसने स्पष्ट कर दिया है कि धन का आकार चाहे जितना भी बड़ा हो, कानून की रेखा उसके ऊपर नहीं खींची जा सकती। यह संदेश केवल उद्योगपतियों के लिए नहीं बल्कि पूरे शासन तंत्र के लिए है कि कानून की दिशा वही है जहां जवाबदेही जीवित है। बहरहाल, कभी मैराथन मैन कहे जाने वाले अनिल अंबानी, जो 40 की उम्र के बाद अपने अनुशासन और फिटनेस से प्रेरणा का प्रतीक बने थे, आज आर्थिक और कानूनी लड़ाई की दौड़ में पिछड़ते नजर आ रहे हैं। वह केवल कारोबारी जगत की शख्सियत नहीं थे बल्कि सत्ता के गलियारों में भी उनका प्रभाव माना जाता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खुले समर्थक माने जाने वाले अनिल अंबानी ने 2014 के बाद के दौर में खुद को नए भारत के औद्योगिक चेहरे के रूप में प्रस्तुत किया था, मगर आज तस्वीर उलट चुकी है। सत्ता से नजदीकी भी उन्हें ना तो वित्तीय पतन से बचा पाई, न ही ईडी की सख्ती से। यह समय हमें याद दिलाता है कि लोकतंत्र में शक्ति का स्थायित्व सत्ता से नहीं बल्कि सत्य और पारदर्शिता से आता है। दौड़ चाहे फिटनेस की हो या वित्त की, अगर नियम टूटते हैं तो मंजिल तक पहुंचने वाला भी रास्ता खो देता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।